तो ये सेकंड चैप्टर का आप लोगों का रिकॉर्डिंग जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग क्लास की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है चैप्टर है फ्रेंड एंड फो। इसके बारे में जनरली हम जो जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और वो हमारी नेकेड आइज से हमें नहीं दिखाई देते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना, ये बात आप याद रखिएगा, हमारी जो पूरा जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसके ये बड़े ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। और हम ये कहेंगे कि ये कितने पुराने हैं, तो ये उतने ही पुराने हैं जितने हम सब हैं। ये बात याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उतने ही पुराने हैं जितने हम सब, यानी एक बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जितने सालों से यहाँ पर अर्थ में रह रहा है, उतने ही सालों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक से दूसरा डेवलप होके बनता है, फिर दूसरे से तीसरा डेवलप होके बनता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आए थे और फिर उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, तो आज भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा क्यों हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने ये सुना हुआ है कि बंदर से या चिंपैंजीज, एप से हम बने हैं और हम उनसे ही डेवलप्ड हुए हैं। ये हमको बहुत बार कहा गया, हम सुनते आ रहे, कहीं ना कहीं हमने ये मूवीज में हर जगह पे देखा होगा। लेकिन पता है एक्चुअल फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि हम और मंकी एक रिलेटिव हैं। हम एक दूसरे से नहीं बने हैं, यानी हम उससे नहीं बने हैं। मतलब कहने का ये हुआ, इसको बोलते हैं ट्री मॉडल। ट्री मॉडल होता है बेटा एक, मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए ट्री मॉडल किसको कहते हैं। बस एक मिनट, मैं आपको एक 10th की बुक ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया जा रहा है कि अगर हम लैडर मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जो ये ऑर्गेनिज्म से बना ये, इसके बाद इनसे बना ये, और उनसे भी डेवलप्ड हुए हम ऐसा ही कहेंगे। बट ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए सबसे लास्ट में ये वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी हम लोग, तो ये तो अभी भी पाए जाते हैं। यानी ये कहना गलत हो गया कि इनसे कन्वर्ट होके ये बने हैं, ये कहना गलत हो गया। तो फिर सही क्या है? सही है ट्री मॉडल। ट्री मॉडल का मतलब ये होता है कि हम सब एक, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक ब्रांच निकली, ये एक ब्रांच है, इसके दो हिस्से यहाँ से डिवाइड हो गए। तो एक हिस्से में आप होंगे, एक में चिंपैंजी होगा, एक में गोरिल्ला होगा, एक में एप्स होगा, पर उन सब का एक जाके यहाँ पर होगा कॉमन एंसेस्टर। ये आप याद रखिएगा, ये एक वर्ड आपको मैं पढ़ाऊंगा 10th में, कॉमन एंसेस्टर। यानी कि आपका और उनका जो एंसेस्टर है वो एक, जैसे आपको एक आपके पापा के दूसरे भाई हैं, यानी आपके अंकल, आप है, अंकल का बेटा है आपके, हैं, पहले दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, समझना इस बात को। फिर वो दोनों क्या हो गए, अंकल आपके अमेरिका चले गए, ठीक है, आप यहीं पे हो अभी भी, आपके पापा भी यहीं पे हैं। अब आने वाले, मान के चलो 1 लाख साल बाद, अंकल के जो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे, और जो आप सबकी भी आने वाली जनरेशन होंगी, उन लोगों में और आप में बहुत अंतर होगा। मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर में या उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में काफी बदलाव आ चुका होगा। क्यों आया होगा? लोकल इन्वायरमेंट की वजह से। तो इसी तरीके से हम ये बात को मानते हैं कि जो हमारा कॉमन एंसेस्टर है, हम सब अपने अपने माहौल के हिसाब से, अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन हम एक नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम यहाँ से ही बन के आए हैं, यानी हमारा एंसेस्टर एक है, पर हम तो अलग अलग हो चुके हैं अपने अपने इन्वायरमेंट की वजह से। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और हम भी हैं। अच्छा, अगर दोनों सेम इन्वायरमेंट में अवेलेबल होंगे तो उनकी हैबिट्स अलग अलग होंगी। जैसे एक ही जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन उसके भी कई सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं बदलाव लाने के। इन्वायरमेंट तो एक लेवल तक करता है मैटर,
लेकिन अगर एक ही इन्वायरमेंट में है और आप खाना अलग अलग खाते हैं, आप अलग अलग कम्युनिटी में रहते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे हमारे ग्रुप में आधे लोग वेजिटेरियन है, आधे नॉन वेजिटेरियन है, भले चाहे आप एक ही जगह पर रहते हो तो भी फर्क पड़ेगा। यानी एक जगह रहने के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके अंदर वो भी फर्क डालते हैं। ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी पुराने हैं और दोनों ही कॉमन एंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे बीच में जो पाए जाते हैं तो क्या है, बहुत सारे उनके काम हैं, ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे काम हैं। मैं आपको एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। तो उनके कुछ अच्छे काम भी हैं और कुछ बुरे काम भी हैं। तो अभी तो आपको समझना है, आपको मतलब ये ऐसे हेडिंग चैप्टर का नाम डालना है शुरुआत में। उसके बाद जो है हैबिटेट्स नाम का एक टॉपिक है कि कौन ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है। तो बहुत सारा, आप ये पहला पैराग्राफ लिख लेंगे उसके लिए, पहला वाला केवल, कि वो पानी, समुंदर के पानी से लेके एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन तक या एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट में भी वो पाए जाते हैं। स्प्रिंग में, डेजर्ट में, हर जगह पे पाए जाते हैं वो। तो ये तो था आपका एक इंट्रोडक्शन लेवल। अब आता है मेन टॉपिक। तो आपको ये फ्लो चार्ट बनानी है। ये फ्लो चार्ट को आपको ड्रॉ करना होगा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप हैं, 5 टाइप्स पढ़ाए जाएंगे आपको: बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ और वायरस। खैर वायरस को यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट किया जा रहा है, लेकिन वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो डेड और उनके बीच में जैसे बाहर होगा तो वो बाहर पाया जाएगा डेड। तो अभी आपको मैंने जो ये टेबल बनाने के लिए कहा, फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा, ये आपको बनानी है। उसके बाद अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, बैक्टीरिया। हमारा पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ये हेडिंग डालेंगे, लिखनी है आपको हेडिंग। उसके बाद आपको ये जनरल टॉपिक जो है ये लिखना है आपको, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें ज्यादा जानकारी वैसे एक्स्ट्रा वाली नहीं है, अच्छी जानकारी दी गई है। आप ये पूरा नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बैक्टीरिया आर among the simplest and very small living thing. They are single-celled organism that can be found almost everywhere, यानी कि एयर में, वाटर में, सॉइल में, एंड इन द बॉडी ऑफ द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी में भी होता है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में, और वो बहुत अच्छा भी है हमारे लिए। वो डाइजेशन करने में हमें हेल्प करता है। हम लोग डी मार्ट जाते हैं जब, तो वहां देखना है कि यकुल के नाम से एक छोटा सा, छोटे छोटे से डिब्बे बिकते हैं वहां पे। उसमें छोटा सा लस्सी जैसा एक लिक्विड होता है उसके अंदर। तो वो आप कभी देखेंगे तो वो उसमें प्रोबायोटिक होता है, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं जाके। तो ये तो था आपका बैक्टीरिया के बारे में। अब हम इसके साइज और शेप के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो साइज है वो छोटे से लेके थोड़ा बड़े तक, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, मतलब है तो वो भी छोटा ही, मतलब 0.02 से 100 माइक्रोन तक पाया जाएगा। माइक्रोन मतलब बहुत छोटी यूनिट होती है, हमें दिखाई तो देगा ही नहीं, ये तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा डायग्राम इसका। इसके बाद जो है शेप, शेप के आधार पे बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया के बारे में आप सुन भी चुके हैं, ये आपको लिखना है, सब कुछ लिखना है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब लिखना है, आप मुझसे ये मत पूछिएगा सर क्या लिखना है, ये सब कुछ लिखना है। पहला क्या है, अंडरलाइन करके हेडिंग भी डालनी है आपको, मतलब जब आप नोट करेंगे ना तो इसको हेडिंग बना के नोट करिएगा। रॉड शेप्ड, उसको कहते हैं बैसिली या बैसिलस। एक को बोलेंगे बैसिलस और कई सारे हैं तो बैसिली। अच्छा, ये रॉड लाइक होता है, जैसे छोटा सा लंबा रॉड, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। बॉल शेप्ड होता है, उसका नाम कोकाई। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप लोग जानते हैं, जैसे बैसिली के एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है, लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस हमारे लिए कर्ड बनाने का काम करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद कॉकी, ये वाला स्ट्रेप्टोकॉकस, ये आपने नाम सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन है ये स्ट्रेप्टोकॉकस।
इसके बाद में स्पाइरल ऐसा होगा जो स्पाइरल शेप का होगा, ऐसे ऐसे होगा उसका शेप, तो स्पाइरल। विब्रियो, विब्रियो ये ट्रिपोनोमा, ये भी सब आपने सुन, विब्रियो तो आपने सुना, विब्रियो जो है एक्चुअल में विब्रियो ट्रिपोनोमा, ये एक मिनट स्पाइरल में एग्जांपल विब्रियो, एक मिनट देखिए यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके के बैक्टीरिया आपको दिखाए जा रहे हैं, और जो बाकी दूसरा बैक्टीरिया होगा वो आपको मैं वहां पे दिखा दूंगा। कोकाई हो गया, कोकाई का बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो राउंड होता है। तो इसमें कोकाई के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, डिप्लोकोकाई यानी 2 होंगे, टेट्राकोकाई यानी 4 होंगे, स्टेफाइलोकोकाई मतलब बहुत सारे ये हैं, इसमें ये उसी के टाइप हैं। और सर्सेनिया हो गया, ये भी मतलब एक 4 और 4 यानी 8 ऐसा मान सकते हो ये सरसीना, है ना। तो ये हो गया इसका। यहाँ पे खास बात क्या है, एग्जाम्पल भी इसी के नीचे दिए गए हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये निमोनिया नाम की डिजीज फैलाता है हम लोगों को, याद रखिएगा इस बारे में। अच्छा, दूसरा बैसिलस है। बैसिलस आपको रॉड लाइक अभी मैंने आपको बताया था वहां पे, ठीक है ना। बैसिलस में बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रैक्स वगैरह जो होता है वो गले में जो जानवरों के हो जाता है डिजीज, वो है। विब्रियो, अच्छा यहाँ चारों दिए गए हैं, वैसे यहीं पे चारों दिए गए हैं। विब्रियो मतलब विब्रियो कोलेरा, इससे में कोलेरा नाम की डिजीज होती है। स्पाइरुलम लास्ट में दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा। तो ये स्पाइरुलम में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये है, और ये स्पाइरोचेट्स में जैसे ट्रेपोनिमा पैलेडियम, तो ये दोनों स्पाइरल के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आप डायग्राम मत ड्रॉ करिएगा, बस 4 नाम जैसे वहां दिए गए हैं उसी तरीके से ही लिख के आपको ड्रॉ करना है, नाम यहाँ से लेना है। एग्जाम्पल्स भी वहां पे दिए, बस मुझे वो उस वाले में डाउट था जो उसमें दिया है आपका कॉमा, कॉमा वाला जो स्पाइरुलम वाले में जो थोड़ी सी मुझे गलती लग रही थी, इस वजह से मैंने ये नाम सेलेक्ट किया। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। खैर फिलहाल इसकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि विब्रियो शेप वाले बैक्टीरिया में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम, उनका नाम था, साइंटिस्ट ग्राम नाम था। उन्होंने क्या किया था कि स्टेनिंग किया था, स्टेनिंग टेक्निक। अब स्टेनिंग क्या होता है, उन्होंने कई सारे बैक्टीरिया को कलर किया एक साथ, बहुत सारे बैक्टीरिया को, और उसको कलर करने के बाद उनको वॉश कर दिया पानी से, मतलब अल्कोहल से या जिससे भी था। और वो करने के बाद उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया ने वापस अपना कलर गेन कर लिया, और जब उन्होंने अपना कलर वापस गेन किया ना, तो उसका नाम उन्होंने रखा ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने कलर गेन नहीं किया उनका नाम रखा ग्राम नेगेटिव। फिर उन्होंने और पता लगाया कि जो ग्राम पॉजिटिव थे उनकी सेल वॉल में थोड़ा सा अंतर था जो नेगेटिव वाले थे। पॉजिटिव वालों की सेल वॉल थोड़ी थिक थी, थिक, और नेगेटिव वालों की सेल वॉल थिन थी। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी उसके, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा सा अंतर था, फंक्शन में थोड़ा अंतर था, वो आपको मैं 9th में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पढ़ना ज्यादा। आपने विब्रियो नाम पढ़ लिया, विब्रियो का एग्जाम्पल लिख देना आपको जो मैंने वहां फोटो दिखाई। तो शेप का ही टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और ओके, अगला मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये कई बार आता है एग्जाम में, उसके सेल के शेप यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। शेप होने के बाद स्ट्रक्चर, हम उसके सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ये तो पता ही है। दूसरा, प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव का मतलब क्यों है उसके लिए थर्ड पॉइंट पे लिखा है, दे लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सेल होती है, आप एक नॉर्मल सेल की बात करिए जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बट इस सेल में यानी बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस ही नहीं होता, मतलब कहने का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी उसके ऊपर कवर नहीं होता है। तो जो उसका सारा मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए कि जो न्यूक्लियस के अंदर का जो सामान है वो सारा सामान जो है उसके पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा, और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है।
अच्छा, अच्छा तो ये हो गया है ना। इस कंडीशन को एक और नाम कहते हैं, 9th में बताऊंगा, लेकिन चलो बता देता हूँ, न्यूक्लियोइड कहते हैं इस कंडीशन को, न्यूक्लियोइड। याद रखिएगा इस बात को, न्यूक्लियस नहीं कहते इस कंडीशन को, जिसमें सेल में न्यूक्लियस ना हो पर न्यूक्लियर का मटेरियल हो, हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये तो बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम की बात है। यानी इनके पास में कोई भी ऐसे ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलते हैं। मैं इसके लिए आपको थोड़ा और डिटेल में दिखा रहा हूँ कंपेयर करा के। देखिए ये 9th क्लास का जो है सिस्टम है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जिसमें ये साइड वाली लेफ्ट वाली सेल प्रोकैरियोटिक सेल है और ये वाली यूकैरियोटिक सेल है। आप इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर देख रहे होंगे। इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी और सेंट्रियोल और वैक्यूल और ये सब चीजें हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब चीजें ब्लू टिक किया है मैंने, इधर पाई जाती हैं। लेकिन उधर तो ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। हाँ, पर हाँ छोटी मोटी चीजें होंगी, जैसे कि उसका राइबोसोम्स होंगे और उन सब चीजें पाई जाएंगी, डीएनए पाया जाएगा, वो सब होगा। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होगा उसके पास में। तो क्यों नहीं है? अच्छा, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल है, उतनी डेवलप नहीं है सेल वो। इसलिए आप ये पॉइंट्स को, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे अपने दिमाग में रखिएगा कि ये बातें नहीं होती, पर ये लिखना नहीं है पॉइंट। वहां पर वो बात तो समझा दी गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। यहाँ पर भी वही बात समझाई जाएगी आपको कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ये 9th का टॉपिक है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। अच्छा, तो ये जो न्यूक्लियस जब इनके पास में नहीं है, तो उस कंडीशन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये आप बात याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, ये 9th में लिखा होता है ये। देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी आपको न्यूक्लियोइड वर्ड बताया, उसका डेफिनेशन भी दिया गया है कि न्यूक्लियोइड इज एन इरेगुलरली शेप्ड रीजन। रीजन है ये, कोई ऑर्गेनल नहीं है। याद रखना, इट इज ए रीजन, मतलब एक जगह है केवल ये, विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल दैट कंटेन ऑल और मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। बेटा ये एक जगह है, ये कोई कवरिंग वाला ऑर्गेनल नहीं है। जैसे आप कहीं पर खड़े हो और उस जगह का कुछ नाम है, जैसे आप खड़े हो किसी चार रास्ते पे और चार रास्ते का कुछ नाम है, तो आप ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी ऑर्गन से या किसी चीज से कवर्ड हो। तो अच्छा, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर लैकिंग। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लैक होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आप हमसे कह रही थी ना अभी टिक करने वाला, बता दो मुझे। आप नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। माइटो, ये नहीं होता। गोल्गी बॉडी, नोट करिए, वही मॉड्यूल में नोट करिए। राइबोसोम्स, राइबोसोम होते हैं। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सेल नाम का चैप्टर आने वाला है, आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। ईआर, उसके बाद वैक्यूल, और भी कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो मेन मेन ऑर्गेनल्स के पास नहीं होते हैं, ये आप याद रखना, एब्सेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जो कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाले में, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिए अभी मैंने जो वर्ड बोला, न्यूक्लियोइड। ओके, आपने ये भी लिख दिया होगा। तो आपको ये पता चल गया न्यूक्लियोइड और ये, है ना। चलिए।